नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम जनवरी माह के पूरे करंट अफेयर को देखेंगे। यह जो करंट अफेयर रहेगा 1 जनवरी से 31 जनवरी तक के बीच का रहेगा। इसमें ज़्यादा डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा आपको, केवल आपको MCQ और उसका आंसर मिलेगा। ठीक है, इसका विस्तृत वीडियो मैंने वीकली वीडियो के तौर पर आपको प्रोवाइड कराया है। आप चाहे तो वीकली वीडियो को भी देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो पे अंत तक बने रहेंगे। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही रखा गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसरो ने किस रॉकेट की मदद से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन का सफल परीक्षण किया है? देखिए, इसको शॉर्ट में बोलते हैं स्पेडेक्स। ठीक है, स्पेडेक्स। तो ये स्पेडेक्स है, ये लोडिंग अनलोडिंग का काम करता है ना, और ये भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सफल परीक्षण किया है, किस प्रक्षेपण यान के द्वारा किया है? तो देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, PSLV C-60। ठीक है, स्पेसएक्स मिशन की बात करते हैं तो इसका जो संचालन करने वाले हैं, ठीक, इसरो के द्वारा मतलब इसे प्रक्षेपित किया गया है। प्रक्षेपण तिथि है 30 दिसंबर 2024। प्रक्षेपण यान PSLV C-60, इसका जो प्रक्षेपण किया गया है श्रीहरिकोटा के जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वहां से किया गया है, और ये जो की है आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो भारत जो है 2047 में 100 वर्ष पूर्ण कर लेगा आजादी का। तो इसी के उपलक्ष्य में भारत का अंतरिक्ष मिशन जारी किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। और इस मिशन के तहत देखिएगा कि जो भारत का अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन है, ध्यान रखेंगे, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। तो भारत का खुद का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा, और भारत जो है इसे 2035 तक पूर्ण कर लेगा। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इस फैक्ट को भी ध्यान में रख लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, किस देश ने दिसंबर 2024 में नोरो वायरस प्रकोप की सूचना दी है? तो देखिए, किस देश ने? तो अमेरिका ने। तो अमेरिका ने जो है यहाँ जो है नोरो वायरस प्रकोप फैल चुका है, नोरो वायरस जो है पूरी तरह से फैल चुके हैं। हाल ही में सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन जो है 7 महाद्वीप है, आपको पता होगा, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका, तो ऐसे कुल 7 महाद्वीप है। तो इन 7 महाद्वीपों की जो सबसे ऊंची चोटी है, उन सभी ऊंची चोटियों पे जो है काम्या कार्तिकेयन जो है चढ़ के एक प्रसिद्धि हासिल। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि कौन कौन सी वो 7 चोटियां है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे महाद्वीप, दूसरा उस महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यदि हम एशिया की बात करते हैं तो एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। इसकी कुल ऊंचाई जो है 8,849 मीटर है। उसी तरह दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी का जो ऊंचाई है 6,959 मीटर है। उत्तरी अमेरिका के माउंट डेनाली, अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो, यूरोप के माउंट एल्ब्रस, अंटार्कटिका के विंसेंट मैसिफ और ऑस्ट्रेलिया के माउंट कोशिया जिसको है। ठीक है, तो ये 7 महाद्वीप है, उसकी सबसे ऊंची चोटी, और यहाँ पे मैंने उसकी कुल ऊंचाई। देखिए, यदि आप वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ते हैं तो वर्ल्ड जियोग्राफी में इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे देखिए ये समुद्र है, समुद्र के बीच में जो है इस तरह का ग्लास का ब्रिज जो है बनाया गया है, और ये जो है तमिलनाडु में है। हाल ही में CRPF के महानिदेशक कौन बने हैं? तो देखिए, CRPF के महानिदेशक जो है वितुल कुमार बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसरो जनवरी 2025 में NVS-2 लॉन्च करेगा। यह GSLV का कौन सा मिशन है? देखिए, GSLV जो है एक प्रकार का लॉन्च व्हीकल है, जैसे हम PSLV बोलते हैं ना, वैसे GSLV भी होता है। तो PSLV के द्वारा जो है अभी हाल ही में PSLV 60 के द्वारा जो है स्पेसएक्स मिशन को पूर्ण किया गया था। इसी प्रकार जो है GSLV के द्वारा जो है NVS-2 लॉन्च किया जाएगा, और यह जो है इसरो का 100वां मिशन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए, देश का सबसे अमीर मुख्यमंत्री जो है चंद्रबाबू नायडू बने हैं। ठीक, और वही सबसे गरीब मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी है। तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया गया जिसमें चंद्रबाबू नायडू को सबसे अमीर मुख्यमंत्री के तौर पे प्रेजेंट किया गया है, और ममता बनर्जी को सबसे गरीब मुख्यमंत्री के तौर पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है संतोष ट्रॉफी 2024 अपने नाम किया। देखिए, संतोष ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल खेल से संबंधित है ना,
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, UIDAI के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यदि हम UIDAI की बात करते हैं तो इसे देखिए, इसका जो फुल फॉर्म होता है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ जो है ये बने हैं भुवनेश कुमार। अगला क्वेश्चन देखिए, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो भारतीय तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जसप्रीत बुमराह। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने हिंदू और सिख पुजारियों के लिए पुजारी ग्रंथ सम्मान योजना शुरू की है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिल्ली सरकार के द्वारा जो है पुजारी ग्रंथ सम्मान योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत यदि हम बात करते हैं, हिंदू और सिख पुजारियों को 18,000 का मासिक मानदेय प्रदान किया जाएगा। तो देखिए 18,000 रुपए का मासिक मानदेय जो है अपने आप में बहुत बड़ा रकम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2025 में एसोचैम के महासचिव कौन बने हैं? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनीष सिंघल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, ये खेल रत्न पुरस्कार के नाम से है, खेल रत्न पुरस्कार। तो खेल रत्न पुरस्कार में कुल 6 कैटेगरी में जो है पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसमें सबसे शीर्ष स्थान की यदि हम खेल पुरस्कार की बात करें तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। तो इस खेल रत्न पुरस्कार के तहत 4 लोगों को जो है पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, और इसमें जो 4 लोग हैं उसका नाम मैं बता देता हूं, जिसमें से मनु भाकर है, डी गुकेश है, हरमनप्रीत है और चौथा जो है प्रवीण कुमार है। तो ये 4 खिलाड़ी है जिसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अब इन चारों खिलाड़ियों के खेल के बारे में बात करते हैं। तो देखिए जो डी गुकेश है ये जो है शतरंज खिलाड़ी है। मनु भाकर की यदि हम बात करते हैं तो मनु भाकर जो है ये निशानेबाजी है। ठीक है, मनु भाकर निशानेबाज है। हरमनप्रीत सिंह की यदि हम बात करते हैं तो हरमनप्रीत सिंह जो है ये हॉकी खिलाड़ी है और प्रवीण कुमार जो है ये पैरा एथलेटिक्स है। ठीक है, तो ये 4 खिलाड़ी है और उनके खेल है। तो इन चारों खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। देखिए कौन कौन सा पुरस्कार श्रेणी है। इसमें जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार शीर्ष स्तर का पुरस्कार है। इसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा जो है इसे हाल ही में बदला गया है। दूसरा है अर्जुन पुरस्कार, तीसरा जो है अर्जुन पुरस्कार आजीवन, तीसरा जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार, चौथा जो है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और अंतिम जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2024। तो ये 6 श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित क्वेश्चन मैंने पिछले स्लाइड में बताया है। देखिए क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब जो है मैग्नस कार्लसन और यान नेपोमनियाची को प्रदान किया गया है संयुक्त रूप से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहां किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के भोपाल में जो है 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहां किया है? ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि हाल ही में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया, जो कि दिल्ली में आयोजन किया गया था। ठीक है, तो दिल्ली में 4 जनवरी को इसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। वन पारिस्थितिक तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो वनों को जो है पारिस्थितिक तंत्र से जोड़ने वाला जो पहला जो राज्य बन गया है वो है छत्तीसगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो है ये वायरस पूरे विश्व में जो चर्चा का विषय बना हुआ, जैसे कोरोना के समय जो कोविड वायरस था वैसे ही। तो देखिए कोविड के 5 साल बाद चीन में किस नए वायरस ने दस्तक दी है? तो 5 साल बाद, ठीक है, कोविड के 5 साल बाद आपको पता होगा कोविड जो है 2019-20 में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके 5 साल बाद जो है नए वायरस जो है जिसे बोला जाता है ह्यूमन मेटानीमो वायरस, HMPV। ठीक है, इस वायरस का नाम है HMPV, शॉर्ट में बोलते हैं। H से ह्यूमन, M से मेटा, P से न्यूमो और V से वायरस, तो ह्यूमन मेटानीमो वायरस। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को किस देश ने जीता है? तो देखिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को ऑस्ट्रेलिया जीत लिया है। देखिए जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होता है भारत के
पूर्व कप्तान गावस्कर और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान बॉर्डर के स्मरण में याद में इसे मनाया जाता है। हालांकि आज दोनों ही जीवित है, दोनों कप्तान पूर्व कप्तान जीवित हैं। तो ये जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। इससे पहले भारत जो है लगातार 10 बार जो है इस ट्रॉफी को अपने नाम कर चुका है। देखिए, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट ट्रॉफी है। श्रृंखला का नाम प्रतिष्ठित पूर्व कप्तान, देखिए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एलन बॉर्डर और भारत के कप्तान जो है पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है भारत को 3-1 से हराकर इस ट्रॉफी को अपने नाम पे किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जल्लीकट्टू उत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो जल्लीकट्टू उत्सव 2025 का आयोजन जो है तमिलनाडु में किया गया और ये तमिलनाडु का पारंपरिक उत्सव है। ठीक है, देखिए जल्लीकट्टू एक प्राचीन बैल वशीकरण उत्सव है। इसमें क्या होता है, एक मैदान में जो घेराबंद रहता है उस घेराबंद मैदान में है बैलों को छोड़ दिया जाता है। पहले तो बैलों को इतना आक्रामक बनाया जाता है, फिर बाद में उस बैल को क्या है काबू में लाया जाता है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बैल को जो है लोग जो है काबू में लाया जा रहा है। देखिए ये थोड़ा खतरनाक उत्सव भी है, इसमें चोट लगने की संभावना भी होती है। कभी ऐसा भी सिचुएशन बना है कि व्यक्ति की जान पर भी बनाई है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के मसाल का नाम क्या है? तो देखिए हाल ही में जो है राष्ट्रीय खेल 38वां राष्ट्रीय खेल जो कि उत्तराखंड में होने वाला है, इसका मसाल और शुभंकर दोनों का घोषणा किया गया, अनावरण किया गया है और इसमें जो मसाल है उसका नाम जो है तेजस्विनी है। तो ये क्या है, मसाल है। वही हम इसके शुभंकर की बात करते हैं तो इसका शुभंकर जो है मौली है। ठीक है, देखिए 38वें राष्ट्रीय खेल जो कि 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित होना है। कहां आयोजित होना है? तो ये जो है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होना है। ठीक है, कहां? तो देहरादून। देहरादून कहां पड़ता है? तो उत्तराखंड में पड़ता है। इसका मस्कट यानी कि शुभंकर मौली है, मसाल तेजस्विनी है। ठीक है, देखिए ये जो 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी जो है पहली बार उत्तराखंड राज्य को मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बना है? तो देखिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश जो है भारत बन गया है। ठीक है, यदि प्रथम और द्वितीय स्थान की बात करते हैं तो देखिए प्रथम स्थान पर चीन है और द्वितीय स्थान पर अमेरिका है। चलिए एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, खो खो वर्ल्ड कप 2025 का शुभंकर क्या है? तो खो खो वर्ल्ड कप 2025 का शुभंकर जो है तेजस और तारा। आप देख सकते हैं यहाँ पे तेजस है और तारा है। ठीक है, तो तेजस और तारा इन दोनों को जो है खो खो वर्ल्ड कप 2025 का शुभंकर बनाया गया। देखिए खो खो वर्ल्ड कप जो है ये पहली बार आयोजित हो रहा है। वर्ल्ड कप जो है पहली बार आयोजित हो रहा है, इसका प्रथम संस्करण है। ठीक है, और इसका पहला संस्करण जो है भारत में आयोजित हो रहा है। तो भारत के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि वाली बात है। और वैसे देखा जाए जो खो खो खेल है ये भारत का ही जन्म भूमि में लिया गया खेल है, मतलब भारत में ही इसका उत्पन्न हुआ है। इसकी तिथि की बात करते हैं, जो खेल है 13 से 19 जनवरी 2025 के मध्य खेला जाएगा। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके आयोजनकर्ता जो है यहाँ भारत में खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया है। चलिए एक और अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अमेरिकी राष्ट्रपति पदक स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉलर खिलाड़ी कौन बने हैं? तो देखिए अमेरिकी पदक प्राप्त करने वाले जो पहले फुटबॉलर बने हैं, पुरुष फुटबॉलर, ध्यान रखेंगे यहाँ पे खास तौर पे पुरुष फुटबॉलर की बात करते हैं तो ये है लियोनेल मेसी। देखिए लियोनेल मेसी विल रिसीव द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम एट द व्हाइट हाउस टुनाइट, मतलब प्राप्त हो चुका है इन्हें। ठीक है, द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। ठीक है, इस पुरस्कार का नाम क्या रखिएगा? द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया है? किस राज्य में? ठीक है, यदि हम राज्य की बात करते हैं तो देखिए ये ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित हो रहा है। 18वें क्रम के प्रवासी दिवस है। देखिए प्रवासी दिवस जो है महात्मा गांधी जी का भारत आगमन पर, इससे पहले जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका पे थे, वहां वो काम करते थे, अपने कार्य को लेकर दक्षिण अफ्रीका गए थे और दक्षिण अफ्रीका से जब भारत वापस लौटे तो उस दिन को याद करने के लिए जो है प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है। और यह जो प्रवासी भारतीय दिवस है प्रतिवर्ष 9 जनवरी को
मनाया जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जितना भी मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलता हूँ वो क्वेश्चन वाकई में अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया। तो ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है इंडोनेशिया। देखिए अब हम ब्रिक्स की बात करते हैं तो ब्रिक्स का जब स्थापना हुआ तो इस स्थापना के समय, इसका स्थापना 2009 में होता है। तो 2009 में इसकी स्थापना होता है और 2009 में कुल 4 देशों के द्वारा जो है ब्रिक्स का गठन किया गया। बाद में जो है 2010 में जो है साउथ अफ्रीका जो है इसमें शामिल होते हैं। उसके बाद 2024 में फिर से 4 देश जो है इसमें शामिल होते हैं। ये जो 4 देश है इथोपिया, ईरान, मिस्र और जो है संयुक्त अरब अमीरात। तो ये 4 देश जो है 2024 में शामिल होते हैं और उसके बाद 5वां जो देश है फिर 2025 में शामिल होने वाले जो अंतिम देश बन गए हैं वो है इंडोनेशिया। तो इस तरह से कुल 10 देश जो है ब्रिक्स संगठन में शामिल हो चुके हैं। चलिए अगला एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो के प्रमुख कौन बने हैं? तो देखिए इसरो के प्रमुख बन गए हैं वी नारायणन। ठीक है, वी नारायणन जो है सोमनाथ का स्थान लेंगे। देखिए केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने वरिष्ठ अंतरिक्ष वैज्ञानिक वी नारायणन को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नारायणन ने लगभग 4 दशक तक अंतरिक्ष में कई महत्वपूर्ण पदों पर भी काम किया है। ठीक है, ये जो है 14 जनवरी को अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे। यदि हम इसरो की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है 1969 में होता है। मुख्यालय बेंगलुरु है। अध्यक्ष वी नारायणन। यह अंतरिक्ष विभाग के अधीन अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, चलिए एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 5 जनवरी 2025 को किस योजना के 10 साल पूरे हो गए हैं? तो 10 साल पूरे हो गए हैं। यह है उजाला योजना। उजाला योजना जो है ये जो है भारत सरकार द्वारा जो है एलईडी बल्ब, ध्यान रखेंगे एलईडी बल्ब जो है सस्ते दरों में जो है नागरिकों को उपलब्ध कराया जाता है। और अब तक यदि बात करें तो 36.68 करोड़ तक जो है एलईडी बल्ब वितरण किया जा चुका है और 19,153 करोड़ की सालाना बजट भी यहाँ पे देखने को मिला है। आपको पता होगा कि जो एलईडी बल्ब जो है ये कम ऊर्जा जो है लेता है। ठीक है, कम ऊर्जा के साथ ज्यादा से ज्यादा ये रोशनी देने का काम करता है और ये जो है विद्युत खपत भी बहुत ही कम करते हैं। ठीक है, पहले जो 100 वाट का नॉर्मल जो बल्ब आता था, ठीक है 100 वाट का, आप देखे होंगे बहुत जल्दी ये हीट होता था, बहुत जल्दी ये फ्यूज भी हो जाता था और ऊर्जा भी बहुत ज्यादा कंज्यूम करता था। तो इसी के बाद जो है जो अभी लेटेस्ट जो चल रहा है वो एलईडी बल्ब, लाइट एमिटिंग डायोड बल्ब है। ये जो है बहुत ही कम विद्युत ऊर्जा खपत के साथ बहुत ज्यादा रोशनी देने में सक्षम है। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो है उजाला योजना 5 जनवरी को लाया गया है। ठीक है, यानी कि 5 जनवरी 2015 को जो है उजाला योजना प्रारंभ किया गया। चलिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो देखिए भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का नया अध्यक्ष जो है बहादुर सिंह सागू को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता है? ठीक है, तो देखिए इसका जो है टाइटल जीतने वाली जो है अनाहत सिंह है, अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में हर वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में हर वर्ष जो है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 2025 कब मनाया गया? तो देखिए जो विश्व हिंदी दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, तो विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। वही यदि हम बात करते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस का, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये 2 फैक्ट है, इसमें याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एसबीआई ने शुरू की हर घर लखपति स्कीम में हर महीने कितने रुपए जमा करना होता है? तो देखिए हर घर लखपति स्कीम, जो हर घर लखपति स्कीम जो है इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लागू किया गया, इस योजना को लाया गया है। और इस योजना के तहत जो है 3 साल से 10 साल तक आप रिकॉर्डिंग डिपॉजिट कर सकते हैं, मतलब निवेश कर सकते हैं।
ठीक है। और इस निवेश के तहत आपको जो है लाख रुपया मतलब लखपति आपको बना दिया जाएगा, मतलब आप लखपति बन जाएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो यदि आप 10 वर्ष तक का आप निवेश करते हैं तो इसके लिए आपको 591 रुपये जमा करना होगा। तो हर महीना कितने, तो 591 रुपये। ये जो है 2500 से 591। यदि आप 3 साल के लिए करते हैं तो 2500 रुपये देना पड़ेगा, और वही आप जो है 10 साल के लिए निवेश करते हैं तो 591 रुपये आपको जमा करना। देखिए अगला क्वेश्चन, इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ खेला जाएगा। तो इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जो है ये नई दिल्ली में खेला जाएगा, और इसका आयोजन जो है 10 से 19 जनवरी के मध्य होगा नई दिल्ली में। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कितने विभूतियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि केंद्र सरकार द्वारा जो है हर साल पद्म पुरस्कार का घोषणा करते हैं। ठीक है, और वो भी 25 जनवरी के शाम को जो है केंद्र सरकार द्वारा जो है पद्म पुरस्कारों की घोषणा किया जाता है। इस बार जो है केंद्र सरकार द्वारा टोटल 139 पद्म पुरस्कार की घोषणा किया गया, जिसमें सबसे प्रमुख है पद्म विभूषण, दूसरा होता है पद्म भूषण, और तीसरा जो है पद्म श्री। तो ये 3 कैटेगरी में पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इन तीनों को संयुक्त रूप से पद्म पुरस्कार बोल दिया जाता है। ठीक है, देखिए इस वर्ष जो है पद्म विभूषण से कुल 7 लोगों को पुरस्कृत किया गया है। वही पद्म भूषण के तहत जो है कुल 19 लोगों को यह पुरस्कार दिया जाएगा, और कुल 113 लोगों को जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कुल 139 लोगों को जो है पद्म पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन था कि कितने विभूतियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7। ठीक है, चलिए इसके बारे से और जानते हैं। देखिए 2025 में राष्ट्रपति एक युगल मामले सहित 139 पद्म पुरस्कार प्रदान करेगी। ठीक, देखिए जो युगल होता है ना, यदि 2 लोगों को मिलता है संयुक्त रूप से तो उसे एक मान लिया जाता है। इसमें देखिए 7 जो है पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण और 113 जो है पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। यदि हम टोटल पुरस्कार की बात करते हैं तो इसमें कुल 23 महिलाओं को जो है यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, और 10 ऐसे व्यक्ति हैं जो विदेशी हैं, यह तो अप्रवासी भारतीय हैं, और वही 13 पुरस्कार ऐसे हैं जो मरणोपरांत प्रदान किया गया है। देखिए मरणोपरांत का मतलब ये होता है कि वो वर्तमान में भी जीवित नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से कुल 139 पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसमें 19 पद्म भूषण, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 जो है पद्मश्री पुरस्कार है। चलिए अब एग्जाम में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कुल 139 पद्म पुरस्कारों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पद्म विभूषण। ठीक है, और यदि आप जिस स्टेट के हैं उस स्टेट से संबंधित जो पुरस्कार प्राप्त करते हैं उसे आप जरूर याद कीजिएगा, वो भी पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्टेट का नाम तो नहीं दिया गया है, लेकिन आप देख लीजिएगा, इससे संबंधित पीडीएफ जो है मैं अपने कमेंट बॉक्स में पिन करके रख दूंगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, और आप जिस स्टेट के होंगे आप ये देखिए कि आपकी स्टेट से कौन जो है पद्म पुरस्कार प्राप्त किए हैं, और उसे आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। देखिए पद्म विभूषण पूछा ही जाता है, तो इसको देखिएगा, विजेता का नाम और क्षेत्र भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए पहला जो पुरस्कार प्राप्त करता है दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी है, ये चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त किए हैं। दूसरा जो है न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेहर, इसे सार्वजनिक मामलों में पुरस्कार प्रदान किया गया है। तीसरा जो है कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, इन्हें कला के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया गया है। चौथा लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, इसे भी कला के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इससे जो अंतिम 3 देख रहे हैं ये मरणोपरांत पुरस्कार है। ठीक, जो एमटी वासुदेवन नायर है इसे प्रदान किया गया है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। ओसामू सुजुकी उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओसामू सुजुकी, ये सुजुकी कंपनी जो है ना उसके संस्थापक है। ठीक है, पिछले साल ही इनका निधन हुआ है, और उद्योग जगत में ऑटोमोबाइल खासतौर पर यदि बात करते हैं तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। शारदा सिन्हा की बात करते हैं तो कला के क्षेत्र में मिला है इन्हें। ठीक, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पद्म विभूषण है। यदि हम भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात करते हैं ना, तो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न। तो भारत रत्न सबसे पहले नंबर पे आता है, उसके बाद जो आता है पद्म पुरस्कार। तो आपको पता होगा कि भारत रत्न जो है 2024 में है, कुल 5 लोगों को जो है भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया। आप उसको भी याद कर लीजिएगा। इससे पहले है 2019 में जो है 3 लोगों को भारत रत्न प्रदान किया गया था, और 2024 में 5 लोगों को। ठीक है, लेकिन जो पद्म पुरस्कार है ये हर साल केंद्र सरकार के द्वारा जो है जारी किया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में आयरलैंड के
नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइकल मार्टिन। तो माइकल मार्टिन जो है आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं और ये लगातार दूसरी बार जो है आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा शहर दुनिया के 31 वेटलैंड शहरों की लिस्ट में शामिल हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुल 31 वेटलैंड शहर है पूरे विश्व में, जिसमें से भारत का 2 शहर जिसमें उदयपुर और इंदौर, इन दोनों को जो है वेटलैंड शहरों की लिस्ट में शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। ध्यान रखेंगे किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। अब हमें यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं, ये वेटलैंड शहर क्या होता है? तो वेटलैंड शहर ऐसा होता है जहां जो है हर मौसम जो है हमें पानी देखने को मिलता है। तो ऐसा स्थल जहां पे पानी की उपलब्धता होती है उसे वेटलैंड कहा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी संस्था को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए नामित किया गया है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 जो है ये केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। और किस लिए प्रदान किया जाता है? तो देखिए 23 जनवरी को प्रतिवर्ष जो है सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती होता है। तो सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती में, सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती के अवसर पर जो है ना सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, यानी कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है और 23 जनवरी को जो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। तो इस बार भी प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी, इनक्वाइस्ट मतलब इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस, ये इसका फुल फॉर्म है। देखिए अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेडिसन कीज। ठीक है, तो मेडिसन कीज को जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का महिला एकल का खिताब जीता है। यदि हम पुरुष विजेता की बात करते हैं तो ये है जैनिक सिनर। तो जैनिक सिनर जो है पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किए हैं और वही जो है मेडिसन कीज जो है महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है। देखिए जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। तो वर्ष में जो है टेनिस खेल में कुल 4 जो है ग्रैंड स्लैम होते हैं, इसे ग्रैंड स्लैम बोला जाता है। कौन कौन से है? तो वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, ठीक, उसके बाद विंबलडन होता है और आखिरी में होता है यूएस ओपन यानी कि अमेरिकी ओपन। तो ये 4 ग्रैंड स्लैम है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, यदि हम जैनिक सिनर की बात करते हैं तो ये 2025 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन तो अपने नाम किया ही किया है, साथ ही साथ 2024 में भी जो है अपना यह खिताब को बनाए रखे थे। ठीक है, मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का खिताब भी जैनिक सिनर ने ही जीता है। और वही जब बात करते हैं यूएस ओपन का, तो यूएस ओपन 2024 का खिताब भी है इन्होंने अपने नाम किया था। ठीक, कई बार पूछा जाता है तो इस सब चीज को आप ध्यान में रखिए। देखिए अमेरिकी मेडिसन कीज ने ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने गत चैंपियन आरेना सबलेंका को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला खिताब जीत लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ठीक, तो मैंने अभी आपको इसका उत्तर बताया, इसका सही उत्तर हो जाएगा जैनिक सिनर। ठीक, चलिए दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर ने जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव को मात देकर लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, तो उप विजेता कौन है ऑस्ट्रेलियन ओपन का? तो उप विजेता है अलेक्जेंडर जेवरेव। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पहली मानव पनडुब्बी अंडर वाटर सबमर्सिबल किस देश के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? ठीक है, तो यह जो है अंडर वाटर सबमर्सिबल जो है भारत के द्वारा जो है लॉन्च किया जाएगा। किस राज्य में 27 जनवरी से समान नागरिक संहिता कानून लागू हुआ है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। ध्यान रखेंगे जो उत्तराखंड जो है ना स्वतंत्र भारत का पहला राज्य है जिन्होंने समान नागरिक कानून पारित किया है। ठीक है, और यदि इससे पहले यदि हम बात करते हैं तो गोवा राज्य ऐसा राज्य है जो स्वतंत्रता से पहले यानी कि 1869 ईस्वी में जो है यूसीसी कानून जो है लागू किया था। इस समय जो है गोवा में पुर्तगाली शासन चल रहा था और उत्तराखंड जो है पहला राज्य बन गया है स्वतंत्र भारत के बाद जो समान नागरिक संहिता कानून जो है अपने नाम किया है। देखिए समान नागरिक संहिता कानून क्या होता है इसको समझिएगा। पहले क्या होता है, अलग अलग जो धर्म है जैसे हिंदू की बात करते हैं, मुस्लिम की बात करते हैं और ईसाई की बात करते हैं, तो इनमें हमें क्या देखने को मिलता है, जैसे विवाह है,
उत्तराधिकार है। तो इस तरह का कई कानून है जो तीनों में हमें अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे मुस्लिम की बात करते हैं तो यहाँ जो है शरीयत कानून देखने को मिलता है, ईसाई में ईसाई का अलग कानून चलता है, हिंदू में अलग कानून चलता है, ठीक है, विवाह संबंधी, विवाह विच्छेदन संबंधी, उत्तराधिकार संबंधी। तो अब क्या है ना, ये पूरे राज्य में ये कानून एक होगा और सभी धर्मों के लिए एक समान लागू किया जाएगा। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है इसका कि संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का जिक्र किया गया है। ठीक, देखिए इसके बारे से और जानते हैं। जो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता जो लागू हुआ है, इसकी ऐतिहासिक यात्रा को हम देखेंगे। सबसे पहले 27 मई 2022 को जो है यूसीसी के लिए जो है विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। 2 फरवरी 2024 को इस संदर्भ में विस्तृत रिपोर्ट पेश किया गया। 8 फरवरी 2024 को विधानसभा द्वारा अधिनियम अनुमोदित किया गया। 8 मार्च 2024 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अधिनियम अनुमोदित किया गया। देखिए अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, देखिए राज्य सरकार जो है कोई भी विधेयक लेकर आता है, वो कानून तभी बनता है जब वहां के राज्यपाल उस पर मोहर लगा दे। क्योंकि इसका प्रभाव कहीं ना कहीं हो सकता है आने वाले समय में दूसरे राज्य भी लागू करे, तो इसलिए जो है इसको अनुमोदित के लिए जो है वहां के राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को भेज देते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है 8 मार्च 2024 को जो है इस अधिनियम में अनुमोदित कर दिया जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति के अनुमोदन प्राप्त करते ही ये जो है कानून बन जाता है। लेकिन कानून जो है लागू हुआ 27 जनवरी 2025 को, जब उत्तराखंड सरकार जो है गजट में जो है इसे लेकर आए। ठीक है, तो ये इतना सारा इंपॉर्टेंट चीज है, देख लीजिए यहाँ पे। इससे संबंधित राष्ट्रपति के अनुमोदन प्राप्त होने के बाद जो है 12 मार्च 2024 को जो है अधिनियम जो है जारी किया गया। उसके बाद विस्तृत नियमावली जो है प्रस्तुत किया गया और 27 जनवरी को फाइनली कानून को लागू कर दिया गया। देखिए गोवा जो है 1869 में समान नागरिक संहिता लागू की, लेकिन उस समय जो है पुर्तगाली शासन वहां पे चल रहा था। यदि स्वतंत्र भारत का बात किया जाए तो उत्तराखंड रखिएगा, और यदि भारत की बात करता है नॉर्मली तो वहां पे गोवा आ जाता है। देखिए जो समान नागरिक संहिता है, इस अधिनियम में जो है ना, इसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला विवाह, दूसरा उत्तराधिकार, तीसरा सहवासिक संबंध, चौथा जो है विविध। सहवासिक संबंध मतलब लिव इन रिलेशनशिप। ठीक है, देखिए अधिनियम में 7 अध्याय है और 392 धाराएं शामिल है। ठीक, देखिए ये जो अधिनियम है ये जनजातीय लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, हालांकि वहां पे रहने वाले सभी लोगों के लिए है, चाहे वो उस राज्य में निवास कर रहे हो या उस राज्य के बाहर हो। ठीक है, मतलब उत्तराखंड के जो भी निवासी है, भले वो बाहर ही क्यों ना रहो, चाहे पढ़ने के नाम से किसी भी काम से हो, उस पर भी ये नियम लागू होता है। लेकिन जो अनुसूचित जनजाति है उन्हें जो है इस नियम के तहत बाहर रखा गया है। साथ ही साथ जो संरक्षित प्रथागत अधिकार वाले जो व्यक्ति या समूह आते हैं वो भी इस नियम के दायरे से बाहर होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक समान नागरिक संहिता, इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? ठीक, इंपॉर्टेंट है भी क्वेश्चन। इसका सही उत्तर हो जाएगा माइकल क्लार्क। देखिए पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले नवीनतम क्रिकेटर बन गए हैं। वे इस सूची में शामिल होने वाले 64वें क्रिकेटर बन गए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख ही सकते होंगे कि जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे है वो सारा का सारा अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ जो भी वीडियो में मैं बता रहा हूँ सारी चीज को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और 1 से 2 बार चाहो तो आप देख सकते हैं, चाहो तो आप इसका नोट भी बना सकते हैं। देखिए पीएम मोदी ने किस राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है? ठीक, ये 38वें क्रम का राष्ट्रीय खेल है। तो ये जो है उत्तराखंड में आयोजित हो रहा है, अभी भी चल ही रहा है यह खेल। जो खेल है ये 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है उद्घाटन किया गया है, और इस खेल में पूरे भारत से 10,000 से ज्यादा जो है हमें खिलाड़ी देखने को मिल रहे हैं। इसके शुभंकर जो है मौली है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मौली, और आदर्श वाक्य है संकल्प से शिखर तक। देखिए एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है कि इसका आयोजन स्थान क्या है, कब से कब तक मनाया जा रहा है, शुभंकर क्या है, आदर्श वाक्य क्या है। ठीक है, और जो पदक तालिका होगा, पदक तालिका में शीर्ष स्थान कौन सा राज्य जो है प्राप्त किया है। साथ ही साथ यदि आप उस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो पदक तालिका में आप अपने स्टेट के बारे से देख लीजिए कि आपकी स्टेट में कौन कितना पदक प्राप्त किया है। ठीक है, कितना स्वर्ण है, कितना रजत है, कितना कांस्य है, तो यहां से भी पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता है? तो देखिए आईसीसी के द्वारा जो है ना प्रति वर्ष जो है क्रिकेटरों के लिए जो है पुरस्कार की घोषणा करते हैं, और ये 3 प्रकार के होते हैं।
ठीक है। इसमें टेस्ट क्रिकेटर के लिए है, मेल फीमेल दोनों, वनडे क्रिकेटर के लिए भी है, मेल फीमेल दोनों, और T20 के लिए भी है। तो 3 फॉर्मेट में जो है प्रतिवर्ष जो है पुरस्कार जारी किया जाता है और 12 कैटेगरी में पुरस्कारों की घोषणा किया जाता है। यदि हम इस बार की बात करते हैं 2024 का, देखिए ये पुरस्कार जो है इसका घोषणा जनवरी में हुआ है। इस बार यदि हम बात करते हैं तो भारत को कुल 4 पुरस्कार मिला है, जिसमें से आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जो है जसप्रीत बुमराह को मिला है। कुल 12 कैटेगरी में पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जिसमें से ये अभी 11 है। यदि हम बात करते हैं कौन कौन सा है, प्रमुख की बात करेंगे, जिसमें भारत को जो पुरस्कार मिला है, सबसे पहले जसप्रीत बुमराह को देखते हैं। आईसीसी सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के लिए सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार प्रदान किया गया है। दूसरा, जसप्रीत बुमराह को ही टेस्ट में सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेट खिलाड़ी का पुरस्कार प्रदान किया गया है। स्मृति मंधाना को सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेट खिलाड़ी, वनडे में, ध्यान रखेंगे वनडे में, टेस्ट में, ठीक है, और ये सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी जो है पूरे वर्ष भर के लिए है, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं T20 में अंतर्राष्ट्रीय में सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेट खिलाड़ी अर्शदीप सिंह को मिला है। तो ये 4 पुरस्कार जो है भारत के खाते में आया है, ठीक है। इसके बाद यदि आप और पढ़ना चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं कि आईसीसी सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेट खिलाड़ी जो है मेली केयर को मिला है, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। जैसे सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार है, वैसे इनका नाम है राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी, ठीक। इतना आप याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे 2024 के लिए T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो मैंने अभी ही आपको बताया T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है अर्शदीप सिंह को मिला है, ठीक है, और ये भारत से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो ने 29 जनवरी को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से कौन सा अपना मिशन लॉन्च किया है? तो देखिए ये इसरो का जो है 100वां मिशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। और ये मिशन का नाम क्या है? तो मिशन का नाम है NVS-02, ठीक है। ये एक प्रकार का उपग्रह है जिसे जो है GSLV F-15 के द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि 100वां मिशन जो है इसमें क्या था उपग्रह का नाम? तो NVS-02। ये NVS-02 जो है ना, ये नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है, और इसे GSLV F-15 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसरो 29 जनवरी को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपना 100वां मिशन लॉन्च कर चुका है, ठीक है। इस ऐतिहासिक मिशन के तहत GSLV F-15 रॉकेट को लॉन्च किया गया, जो कि NVS-02 उपग्रह को लेकर गया है। इसे जो है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया है। ध्यान रखेंगे ये भी एक ऑर्बिट है जहां पे उपग्रहों को स्थापित किया जाता है। उपग्रहों को स्थापित करने का अलग अलग स्थान है, तो इस तरह का जो उपग्रह होता है इसे जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया जाता है। देखिए इसका उद्देश्य भारत और आसपास 1500 किलोमीटर की दूरी तक सटीक स्थिति, वेग और समय सेवाएं प्रदान करना है। किस राज्य की झांकी को पीपुल्स चॉइस अवार्ड कैटेगरी में प्रथम स्थान मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। देखिए जो झांकी का प्रदर्शन किया गया था 26 जनवरी को किया गया था, प्रतिवर्ष किया जाता है, ठीक है, और इसी के तहत जो सर्वश्रेष्ठ झांकियां होती है उसे जो है केंद्र सरकार के द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। ये जो पुरस्कार है सर्वश्रेष्ठ झांकी का 2 प्रकार से प्रदान किया जाता है, एक केंद्र सरकार के गठित पैनल के द्वारा, दूसरा जो है जनता के द्वारा भी प्रदान किया जाता है। तो जनता के द्वारा पोर्टल खोल दिया जाता है, उनसे यह क्वेश्चन किया जाता है कि आपको कौन सी झांकी पसंद आई, तो उस हिसाब से 3 रैंक में झांकी को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो यदि पीपल्स चॉइस कैटेगरी की बात करते हैं तो गुजरात को मिला है। लोकप्रिय पसंद श्रेणी, तो प्रथम स्थान है गुजरात। गुजरात का जो झांकी था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। दूसरा स्थान प्राप्त किया उत्तर प्रदेश का महाकुंभ 2025, इसका भी थीम था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। तीसरा जो पुरस्कार है उत्तराखंड का है, इसे मिला है सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल के लिए, ठीक है। पता ही होगा कि 38वें राष्ट्रीय खेल जो है उत्तराखंड में हो रहा है, तो इसी को लेकर एक झांकी बनाया गया था। वही यदि हम केंद्र सरकार के द्वारा जो पैनल नियुक्त किया जाता है उसके तहत जो परिणाम घोषित किया गया, रैंक जारी किया गया, इसमें प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश के महाकुंभ को मिला है। दूसरा स्थान त्रिपुरा के शाश्वत श्रद्धा, त्रिपुरा में 14 देवताओं की पूजा, खर्ची पूजा, ठीक है, ये है। तीसरा जो आंध्र प्रदेश को मिला है, इनका जो झांकी था एटी कोपका बोमल्लू पर्यावरण अनुकूल लकड़ी के खिलौने, ठीक है, ये इसका थीम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लद्दाख में आयोजित 5वें खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। अभी खेलो इंडिया
शीतकालीन खेल का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है, जिसका समापन जो है लद्दाख का हुआ है। ये जो खेलो इंडिया शीतकालीन खेल है ये 2 चरण में आयोजित हो रहा है। तो 2 चरण में पहला चरण जो है लद्दाख में हो रहा है और दूसरा चरण जो है जम्मू और कश्मीर में होगा, ठीक है। तो पहला चरण का खेल संपन्न हो चुका है, इसमें जो है लद्दाख जो है शीर्ष स्थान पर है, ठीक है। वही जम्मू कश्मीर का जो दूसरा चरण है ये अभी आयोजित होने वाला है। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए वैसे तो जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे सारा का सारा इंपॉर्टेंट ही है। यदि हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? देखिए ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला संस्करण है, ठीक है। नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाने वाला राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जो है प्रथम संस्करण है। इसके तहत जो है राज्यों की वित्तीय स्थिति को हम देखते हैं। तो इसमें जो है ना ओडिशा प्रथम स्थान पर है। देखिए प्रथम स्थान पर ओडिशा है, इन्हें ओवरऑल जो स्कोर मिला है 67.8 मिला है। दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है, इन्हें 55.2 स्कोर प्राप्त हुआ है। तीसरे स्थान पर गोवा है, इन्हें 53.6 स्कोर प्राप्त हुआ है। तो ये 3 को आप याद रख लीजिएगा, ठीक। देखिए यदि हम नीति आयोग की बात करते हैं तो इसका स्थापना जो है 2015 में योजना आयोग के स्थान पर होता है। इससे पहले हम लोग योजना आयोग देखते थे। 2014 में भाजपा का सरकार आता है, उसके बाद 2015 में जो है योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग उसकी जगह पे लेकर आते हैं। नीति आयोग की यदि हम मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है। अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष सुमन बेरी है और सीईओ की बात करते हैं तो VVR सुब्रमण्यम है। तो ये नीति आयोग से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में ना, किस खिलाड़ी को सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह। तो मैंने आपको बताया था जसप्रीत बुमराह को जो है इस बार ICC का 2 पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पहला जो है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का, दूसरा जो है टेस्ट मैच में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का, ठीक है। तो ये 2 पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के तौर पे इन्हें जो है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी प्रदान किया गया है। 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। तो कर्नाटक जो है 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जो है अपने नाम कर दिया है। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स के पहले संस्करण में भारत का क्या स्थान है? देखिए ये जो QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स जो है ना, ये पहली बार जारी किया गया है। ये इसका पहला संस्करण है। इसका मतलब यह है कि पहली बार इसको जारी किया गया है। तो इसमें भारत का स्थान क्या है? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25वां। तो भारत जो है 25वां स्थान के साथ है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व आर्थिक मंच की 55वीं बैठक कहां आयोजित हुई है? तो विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ये वित्तीय संबंधित जो है शीर्ष संस्था है, ठीक है। इसके साथ ही साथ एक और संस्था को हम देखते हैं, वर्ल्ड बैंक। तो चलिए आप कमेंट करके बताएंगे विश्व आर्थिक मंच का जो MD है वो कौन है और वर्ल्ड बैंक का जो MD है ये कौन है, ठीक है। वैसे तो वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक का जो है अध्यक्ष होता है और ये अध्यक्ष, मैं आपको हिंट देता हूं, ये भारत से ही संबंधित है। तो ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है। देखिए ये जो 55वीं वार्षिक बैठक है ये दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ICC अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 कहां आयोजित की जा रही है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया। तो मलेशिया में इसका आयोजन किया जा रहा है। देखिए हाल ही में मिजोरम राज्य के राज्यपाल कौन बने हैं? तो मिजोरम राज्य के राज्यपाल जो है BK सिंह बने हैं। अंतरिक्ष डॉकिंग के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? देखिए हाल ही में जो है ना, भारत जो है डॉकिंग के मामले में जो है 4था स्थान बन गया है। डॉकिंग का मतलब ये होता है कि 2 उपग्रह को, जैसे ये 2 उपग्रह है, 2 उपग्रह को आपस में जोड़ना, और एक होता है अनडॉकिंग मतलब अलग करना। तो देखिए ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि भारत जो है डॉकिंग के मामले में जो है 4था स्थान आ गया। देखिए ये इसलिए भी जरूरी है कि आपको पता होगा कि आने वाले समय में जो है भारत का खुद का अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन होगा। तो अंतरिक्ष स्टेशन में ये जो डॉकिंग अनडॉकिंग का जो कार्य है वो होना ही रहता है, ठीक है। तो इसके लिए जो है भारत के लिए ये जो है बहुत बड़ी उपलब्धि है, ठीक। भारत जो है 4था स्थान पे है। इससे पहले अमेरिका, चीन और रूस जो है यह काम कर चुके हैं। देखिए स्पेसडेक्स मिशन की अपन बात करते हैं तो यह मिशन जो है इसरो का है। इसरो जो है अपना भारतीय अंतरिक्ष संगठन है। प्रक्षेपण यान पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि किस रॉकेट से जो है लॉन्च किया गया था। तो देखिए ये जो है
PSLV C60 रॉकेट से जो है प्रक्षेपित किया गया था। प्रक्षेपण की तिथि जो है 30 दिसंबर 2024 को। और कहां से प्रक्षेपित किया गया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। ठीक, देखिए अभी जो केंद्र सरकार जो है श्रीहरिकोटा में है, इसरो का तीसरा, ध्यान रखेंगे, इसरो का तीसरा जो है लॉन्च पैड निर्माण करने की मंजूरी दे दी है। और ये जो लॉन्च पैड है वो न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल को क्या है, लॉन्च किया जाएगा। देखिए श्रीहरिकोटा में ना टोटल 2 लॉन्च पैड है, अभी वर्तमान में 2 लॉन्च पैड है। ठीक, और ये जो 2 लॉन्च पैड है ये एक तो PSLV रॉकेट के लिए है और एक GSLV रॉकेट के लिए है। वही अब तीसरा लॉन्च पैड जो है न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल के लिए होगा। और इससे जो है आने वाले समय में जो मिशन जो हमारा है, जैसे कि मिशन चंद्रयान 4 अभी आने वाले समय में देखा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद चंद्रमा में जो है मानव को वहां पर उतारने की भारत का लक्ष्य है। तो इस तरह का जो मिशन को अंजाम देने के लिए ये न्यू जनरेशन लॉन्च पैड जो है बहुत ही काम आएगा। ठीक है, इसलिए तीसरा लॉन्च पैड का निर्माण किया जा रहा है। देखिए वर्ष 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत डॉकिंग क्षमता विकसित करने और परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया है। भारत ने स्पेस मिशन के तहत चेजर और टारगेट नाम के 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक डॉक करके यह उपलब्धि हासिल की है। तो इसको याद रख लेंगे, चेजर और टारगेट, इस नाम के 2 उपग्रहों को जो है डॉकिंग किए हैं। देखिए अंतरिक्ष डॉकिंग का काम इसरो द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित भारतीय डॉकिंग सिस्टम द्वारा पूरा किया गया। यह तकनीक भारत को एक उपग्रह या अंतरिक्ष यान से दूसरे में सामग्री स्थानांतरित करने में मदद करेगी, जैसे पेलोड, चंद्रमा नमूने या अंतरिक्ष में मानव का जो भेजने का जो कार्य है, ये सब इसी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही जरूरी है। अभी जो है भारत जो है चंद्रयान 4 मिशन पे काम कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह रहेगा कि चंद्रमा से जो है परीक्षण के लिए कुछ मिट्टी वगैरह या नमूना लेकर आना, वापस भारत लेकर आना। भारत अभी तक ऐसा नहीं कर पाए हैं, लेकिन अगर ये मिशन सक्सेस हुआ है, इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में भारत जो है आसानी से नमूना भी लेकर आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में पद की शपथ ली है? तो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है शपथ ग्रहण की है। आपको बताना कि डोनाल्ड ट्रंप जो है किस पार्टी से संबंधित है, आपको बताना है। और देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप है ये कमला हैरिस को हराकर जो है राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो CRPF के महानिदेशक के तौर पर जो है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को जो है नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करते हैं तो उसके लिए ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने का फैसला किया है? तो देखिए पेरिस जलवायु समझौता से बाहर निकलने का फैसला जो है अमेरिका किया है। जैसे ही राष्ट्रपति का कार्यभार संभाले इन्होंने पेरिस समझौते से बाहर होने का ऐलान कर दिया। साथ ही साथ इन्होंने जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी बाहर निकलने का ऐलान कर दिया है। ठीक है, इनका ये मानना है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है पक्षपात कर रहा है, ये जो है चीन का बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, उनकी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है और उनसे बड़ी फंडिंग भी ले चुकी है। देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। किस राज्य ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत की है? तो भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए जो है छत्तीसगढ़ सरकार जो है इस योजना को लाया है। इसके तहत जो है प्रत्येक किसान को 10,000 रुपए वार्षिक प्रदान किया जाएगा। ठीक है ना। वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन बना है? तो देखिए भारत जो है 7वां सबसे बड़ा जो है देश बन गया है। देखिए भारत अब वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है, जिसका निर्यात पिछले वित्तीय वर्ष में 129 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार पहली छमाही में भारत ने 93,000 टन से अधिक कॉफी का निर्यात किया, जिसमें इटली, बेल्जियम और रूस शीर्ष खरीदार देश हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका की संगठन से अलग हुआ है। तो देखिए अमेरिका जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन संगठन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पुरुष और महिला इंडियन ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब क्रमशः किसने जीता है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्टर एक्सेलसन और एन से यंग। ये दोनों जो है पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब जो है अपने नाम किया है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो देखिए खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत जो है लद्दाख से हुई है। जो विंटर गेम है ये लद्दाख, कश्मीर
ये 2 जगहों पे आयोजित किया जाता है। और इस बार जो है, जो पहला है, इस बार भी लद्दाख और कश्मीर में है, लेकिन जो शुरुआत जो है इसका लद्दाख से हुआ है। ठीक है, कब से हुआ है तो देखिए ये जो है 23 जनवरी से स्टार्ट हो गया है। कहाँ? तो लेह में। तो दोस्तों यहीं तक था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो जो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, मस्त पढ़िए, धन्यवाद।